अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय मीन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। जैसे कल के लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि भाई वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्राफिकल होता है, एक एनालिटिकल होता है। तो ग्राफिकल मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम एनालिटिकल मेथड डिस्कस करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड्स में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन को हम कैसे समझेंगे? तो लॉ ऑफ कोसाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करें ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है और ये इनका रिजल्टेंट है। ये इनका रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं, यानी कोसाइन लॉ it is used to determine the magnitude of resultant, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये रिजल्टेंट है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो थीटा होता है ये इन दो वेक्टर्स के बीच में कह लें कि एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ये जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, इस रिजल्टेंट का मतलब है ए स्क्वायर, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 2ab cos थीटा करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा। अब रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया है और कभी कभी हमें डायरेक्शन फाइंड करने होते हैं, यानी कि भाई रिजल्टेंट कितनी एंगल बनाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ साइन, जो कि हम कम डिस्कस करेंगे बहुत, लॉ ऑफ साइन। तो ये जो लॉ ऑफ साइन होता है ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना चाहिए कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास हिंट है। अब हमारे पास हम एक और भी फार्मूला पढ़ेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में नहीं पढ़ा है, वो फार्मूला सा थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कंसीडर करें कि ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम लॉ ऑफ कोसाइन से फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ कितनी एंगल बनाएगा। सपोज करें अगर रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और ये एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप समझें, हम ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बी का एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल है इनके बीच में, ये थीटा एंगल है ए और बी के बीच में। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा बी साइन थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा बी कॉस थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल अब आपका ये बन गया है, इसको मैं ग्रीन मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल जब बन जाएगा तो इसका मतलब है ये आपका परपेंडिकुलर है और ये पूरा a प्लस बी कॉस थीटा ये पूरा आपका बेस है और ये आपका हेपाटिन्यूस है। अगर आप इस ट्राइंगल से टेंजेंट अल्फा उठाएं, अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है वेक्टर ए के साथ। तो ये एंगल आपको कैसे मिलेगी? तो
टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर का देखेंगे तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर बराबर है बी साइन थीटा के, और हेपाटिन्यूज किसके बराबर है, तो हेपाटिन्यूज बराबर है बेस किसके बराबर है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से ये आप एंगल बना सकते हैं, किसके साथ एंगल आप बना सकते हैं, रिजल्टेंट आपकी एंगल बनाएगा ए वेक्टर के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि वेयर अल्फा इज द एंगल विच resultant makes with vector A and theta is angle between A and B। अब देखें इसी क्वेश्चन में, अब आप अगर फाइंड करना चाहते हैं कि भाई नहीं आपको एंगल चाहिए, सपोज करें ये रिजल्टेंट इसके साथ भी एक एंगल बना सकता है, और सपोज करें इस एंगल का हम नाम रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए बीटा। अगर आपको बी के साथ एंगल चाहिए, तो जब आपको बी के साथ एंगल चाहिए तो वो एंगल आपको कैसे मिलेगी, फिर आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। सपोज अगर आप बी के साथ एंगल बनाएंगे तो अब ऊपर ए कॉस थीटा आएगा, यानी ऊपर अब आप रखेंगे ए साइन थीटा, और नीचे अब होगा बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लें। अब ये जो एंगल है ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा किसके साथ, ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा बी के साथ, और ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा ए के साथ, यानी ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वेक्टर ए के साथ। तो कभी कभी हम ये फार्मूले भी यूज करेंगे, तो आप ये फार्मूले नोट कर लें अच्छे तरीके से। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखें जो हमारा कोसाइन लॉ है, तो कोसाइन लॉ पे हम बात करेंगे। अब नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे व्हेन, यानी हम यहां पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में नंबर 1 हम अज्यूम करते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और पैरेलल, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या है, उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगी तो उनका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट के लिए आप लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे आप 0 रखेंगे। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बराबर होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी ये बात हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे। सपोज अगर मैं कहता हूं हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 है दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप इसको लिखेंगे कि भाई 10 प्लस 5 15 कर देंगे, ठीक है। या कभी कभी ऐसे इस रिजल्टेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो जब भी कंडीशन ऐसे लिखी जाएगी तो इस कंडीशन का मतलब होगा, यानी a प्लस बी जब हम ऐसे लिखेंगे ना a प्लस बी, तो इसका मतलब होगा रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर हम ऐसे फाइंड कर रहे हैं कि हम वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ऐड कर रहे हैं, तो ये तब हो सकता है जब वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होती है। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर एंटी पैरेलल, यानी जब ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल मतलब इनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री हो। तो जब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगी
तो रिजल्टेंट का फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा 2ab cos 180 और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो जब हम cos 180 का वैल्यू रखेंगे -1 तो ये बन जाएगा a² b² माइनस 2ab। तो जब ये -2ab बन जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² + b² माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर। ये बन गया आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट फाइनली स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट का फार्मूला बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला तब बनेगा जब दो वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होंगे, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी का मतलब होता है रिजल्टेंट। याद रखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना a प्लस बी, तो इसका मतलब यही है रिजल्टेंट। a प्लस बी से हमें रिजल्टेंट मिलता है, तो हम रिजल्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। पर अगर मैं इस रिजल्टेंट को ऐसे लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये मैं तब लिख सकता हूँ जब वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो। जैसे आप देखें कंडीशन ये लिखी हुई है, यानी जब वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैं उनको स्केलर की तरह ऐड करूंगा। सपोज करें अगर a का मैग्नीट्यूड 10 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, तो मैं कहूंगा भाई अगर ये वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट 15 होगा। पर अगर ये वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो फिर मैं a प्लस बी को फिर मैं ऐसे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं रिजल्टेंट को, तो इसका मतलब होगा उनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है। और याद रखिएगा जब 180 डिग्री होगी तो ये रिजल्टेंट कहलाएगा मिनिमम। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगी, यानी वो वेक्टर आपस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच में एंगल क्या होगी, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी। यानी 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम, 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम। एंगल जैसे 0 से बढ़ती जाएगी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये बात भी याद रखनी है कि व्हेन थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी डिक्रीज। इसी तरीके से डिक्रीज होता जाएगा। अब हम तीसरा केस करेंगे, केस नंबर 3, a is normal to b। नॉर्मल का लेक्चर मैंने दिया है कि नॉर्मल हम तब कहते हैं जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री की, यानी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी उन वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहते हैं या नॉर्मल वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो रिजल्टेंट का वही फार्मूला a² + b² + 2ab cos 90। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। यानी अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको भी 0 ही कर देगा। तो ये हो जाएगा a² + b², यानी ये इनका रिजल्टेंट हो गया। यानी हम कहेंगे अगर रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। एक बात जो मुझे शुरुआत में बतानी चाहिए थी वो मैं अब बता रहा हूं आप लोगों को। एक होता है रिजल्टेंट और एक होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ फोकस करें। अब देखें, जब हम रिजल्टेंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं a + b, पर जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम लिखते हैं a - b। ठीक है, तो जब a + b हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला सिंपल सा है a² + b² + 2ab cos थीटा। पर जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में हम लिखते हैं a² b² - 2ab cos थीटा। यानी डिफरेंस में यहाँ माइनस आता है और रिजल्टेंट में यहाँ प्लस आता है। अब यहाँ पे आप देखें, अब सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी तो
उन वेक्टर्स का जितना मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होगा उतना मैग्नीट्यूड डिफरेंस का होगा। क्यों? देखें, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना है 90 डिग्री। जब मैं यहाँ 90 रखूंगा ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर जब मैं उन वेक्टर का डिफरेंस निकालूंगा तो दोबारा मैं एंगल क्या रखूंगा 90 डिग्री। तो डिफरेंस का रिजल्ट भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होती है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे a माइनस बी जिसको मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंस, और डिफरेंस भी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कभी कभी आपको ऐसे लिख के देते हैं, ऐसे एमसीक्यूज मार्केट में चलते हैं आजकल। देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बताओ। तो ये हर केस में नहीं हो सकता, ये तब हो सकता है जब वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो 90 डिग्री की हो। तो ये 3 केसेस को हम स्पेशल केसेस कहते हैं। आप इनको नोट कर दें तो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे भी हम डिस्कस करेंगे।